जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ चैप्टर का नाम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इसमें हम लोग आज लगभग अधिकतम टॉपिक्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस लायक ज़रूर हो जाएंगे कि इससे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पहले आप एक कॉपी और कलम अपने साथ जरूर रखिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको साथ साथ नोट करते चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा। इतना स्पीड रहेगा कि आपको जो है आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो इसलिए कॉपी कलम रखिए साथ में और इम्पॉर्टेंट बातों को आप लिखते चलिए, ताकि आप साथ साथ जो है क्लास होता रहे। इसके बाद क्लास के साथ आप लिख लेंगे, पहला काम हुआ। दूसरा बात, क्लास के बाद आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको रूटीन बतला दूंगा ना, नेक्स्ट टाइम इस क्लास फिर से जब इसका दूसरा क्लास होगा तो उससे पहले एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। इससे चीज़ें आपस में कनेक्ट करने में आसानी होती है, आपको चीज़ें याद रहने लगती हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आपको पता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो एक लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। हमारा भारत देश भी जो है लगभग 200 सालों तक माना जाता है कि अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ब्रिटिश का यहाँ शासन रहा। तो वो लोग जो है हमें उपनिवेश बनाए हुए थे। भारत जो है किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का जो है उपनिवेश था। ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश था, लगभग 200 सालों तक था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ एक नीति अपनाया था जिसको हम लोग कहते हैं फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। इस नीति का उपयोग करके ही उसने हमारे देश के लोगों को हिंदू और मुसलमान में जो है बांट दिया। बटे हुए तो पहले से भी थे, लेकिन ये था कि एकता पहले से हमारे पास थी, हिंदू मुसलमान सभी एकजुट होकर के रहते थे। ठीक है, ये जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि अगर ये लोग एकजुट रहें तो अंग्रेज अधिक समय तक हमारे यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक नीति अपनाई और हिंदू मुसलमानों में विवाद कराना शुरू किया, दोनों में दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी नीति को हम लोगों ने नाम दिया था डिवाइड एंड रूल। क्या विभाजन करो, है ना, विभाजित कर शासन करने की। ठीक है, तो विभाजन कर और शासन करने की नीति थी। ठीक है, बांटो और शासन करो। ठीक है, ये पहला बात हो गया। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ये सब पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब हम लोग समझने चलते हैं कि इस जब तक हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, तब तक हमारा आर्थिक रूप से शोषण होता रहा था। तो आखिरकार ये हमारी अर्थव्यवस्था को जो शोषण कर रहे थे, तो यहाँ शब्द आया अर्थव्यवस्था। पहले हम अर्थव्यवस्था के मतलब को समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा है, इसकी बात कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग इसकी संरचना, इसके प्रकार आदि चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ अर्थव्यवस्था की संरचना, कुछ टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। आज कोशिश करूंगा कि लगभग इन सारे टॉपिक्स पर बातचीत हो सके हमारी। ठीक है, फिर आगे एक और पार्ट आ जाएगा इसका, ये उसमें कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ये पहला टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था की परिभाषा, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो एक शब्द, इसको समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप को। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग एक बात समझना चाहेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप या फिर इसको आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो एक्चुअली जितने भी क्रियाकलाप, वे सारे क्रियाकलाप, वे सारी गतिविधियां जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, कोई भी काम, ठीक है, उस काम को करने से यदि हमें आय की प्राप्ति हो रही है तो उस काम को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, वे सारी गतिविधियां या वे सारी क्रियाकलाप जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वे आर्थिक
क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आ गया आर्थिक क्रियाकलाप का। अब इसके आगे के बाद जो है इसका परिभाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का योग है। एक परिभाषा हुआ अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का योग है, ये एक परिभाषा हुआ। दूसरा परिभाषा क्या होगा? तो ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई गई आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई गई आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये दो परिभाषा आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया, दो परिभाषा तो समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था का अर्थ दो अर्थशास्त्री का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। दोनों अर्थशास्त्री का जिक्र जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक तो है आर्थर लेविस, ठीक है, एक का नाम है आर्थर लेविस। इन्होंने क्या कहा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में? इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का तात्पर्य राष्ट्र के उन सभी गतिविधियों से है जिनके द्वारा वो अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। क्या परिभाषा है? आपकी किताब में भी ये चीज लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके द्वारा अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। ये आर्थर लेविस ने बताया था इसका अर्थ। ठीक है, इसके अलावा एक और अर्थशास्त्री हैं जो काफी ज्यादा जाने माने हैं अर्थशास्त्र की दुनिया में, प्रोफेसर ब्राउन नाम है इनका। ठीक है, प्रोफेसर ब्राउन, एकदम भूरे भूरे नहीं, ब्राउन भूरा है नाम है इनका, ऐसे रंग उनका भूरा नहीं था। ठीक है, प्रोफेसर ब्राउन। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। सिंपल, एक ही स्टेटमेंट इन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। क्या है? आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ठीक है, आजीविका अर्जन की प्रणाली है ये। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये लगभग जितनी भी बातें इसका परिभाषा के रूप में कही गई थी वो सारी बातें आपको बतला दी गई। ठीक है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला परिभाषा बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई गई आर्थिक आजीविका अर्जन की प्रणाली को, ठीक है, लोगों द्वारा अपनाई गई आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर ब्राउन ने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, वही बात मिला जुला के एक ही चीज है। आर्थर लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। और एक और बतलाया कि अर्थव्यवस्था समाज में होने वाली सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का योग होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है। कोई जो है डॉक्टरी कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, जैसे कि हम, ठीक है, मास्टरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। कोई इंजीनियर है, कोई मजदूरी कर रहा है। ठीक है, इस तरह से लोग अपनी अपनी आजीविका चलाने के लिए कई तरह के काम कर रहे होते हैं। तो उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों का जो योग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका जो है क्लियर हो गया, इसका अर्थ क्या है वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है, किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन हो रहा होता है। क्योंकि इसमें उत्पादन के क्षेत्र अलग अलग हैं, कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, तो इसी के चलते जो है हम लोग इसको अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इसको कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब इसके विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन से है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? इसके विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन से है। चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां
संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, यातायात, संचार इत्यादि। इसीलिए मुख्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में या 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हुए? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 3 है, 3 क्षेत्र हुए। अब ये तीनों क्षेत्र कौन कौन है? तो पहले को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। पहले को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, पहले को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। आप याद करते चलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा कौन है? तीसरा जो है उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इन सब के अलग अलग एक और नाम है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को और क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र का एक और नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। अब एक एक करके इनकी परिभाषा को समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? कृषि तो शामिल है ना, पशुपालन शामिल है। ठीक है, पशुपालन शामिल है, मत्स्य पालन शामिल है, खनन शामिल है। ठीक है, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे, कल कारखाने ये सब आते हैं। उद्योग धंधे और कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह जो है ये सब इसमें आता है। ठीक है, उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्षेत्र जो है वो है क्या? सेवा क्षेत्र। इसमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं का, जैसे यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक क्षेत्र से हम, प्राथमिक क्षेत्र से हमें कच्चे माल मिलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हमें क्या मिलते हैं? उत्पादन के लिए कच्चे माल जो है हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उत्पादन के लिए कच्चे माल हमें यहाँ से मिल जाते हैं। और यहाँ उद्योग धंधे में उत्पादन की प्रक्रिया होती है और इस उत्पादित की गई वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का जो व्यवस्था होता है वो तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। अब ये तीनों क्षेत्र आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस बात को एक उदाहरण के जरिए आप समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि किसान जो है वो खेती करते हैं, आलू उपजा रहे हैं। किसानों ने आलू की खेती किया। अब इस आलू को जो है ट्रक में भर करके, यानी यातायात जो कि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है, उसके जरिए जो है उद्योग में, फैक्ट्री में ले जाया गया और वहां पर ले जा करके उस आलू को काट करके चिप्स बनाया गया। ठीक है, जो भी प्रोसीजर होता है उसके जरिए चिप्स बनाया गया। उत्पादन का काम यहाँ द्वितीय क्षेत्र में हुआ, उद्योग यानी फैक्ट्री में हुआ। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको जो कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम है वो फिर तृतीय क्षेत्र के द्वारा होगा। यातायात के जरिए अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग दुकानों में पहुंचाया जाएगा और वो दुकानदार जो है वो सेवा के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये तीनों क्षेत्र क्या है, कौन कौन से चीजें इसमें शामिल है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझते हैं। अब अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या होता है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का प्रकार हम लोग 2 अलग अलग आधार पर समझते हैं। ठीक है, हम यहीं पे लिख रहे हैं इस चीज को। पहला जो है इसमें, ठीक है, इसमें पहला हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार को। उत्पादन के साधन आपको 9th क्लास में पढ़े थे, याद होना चाहिए। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या व्यवस्थापक, और 5वां होता है उद्यमी या साहस। ठीक है, ये 5 साधन होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग उत्पादन के साधनों पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, किस आधार पर? उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर
स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था यहाँ पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? पहला होता है पूंजीवादी। ठीक है, पहला होता है पूंजीवादी, और दूसरा का नाम कोई बताएगा? दूसरा होता है यहाँ अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा का नाम क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और तीसरा कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों की परिभाषा को पहले समझ लेते हैं, कुछ उदाहरण भी देखेंगे जो आपकी किताब में दिया है उसका, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्पादन के साधन पर 3 प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अधिकार होता है। ठीक है, निजी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का स्वामित्व होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण इसका अमेरिका है। आप सभी जान रहे हैं इस चीज को। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। जापान भी इसी श्रेणी में आता है, और इसके अलावा एक और देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक और देश का नाम आता है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 3 देशों के नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा हो जाएगा? सिंपल है ना, उसमें निजी व्यक्तियों के हाथों में स्वामित्व होता था, अधिकार होता था, और इसमें सरकार का स्वामित्व होगा, यानी जनता का स्वामित्व होगा। तो इसको ध्यान से समझिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार का होता है ना, किसका अधिकार होता है? सरकार का स्वामित्व होता है, अर्थात जनता का होता है। ठीक है, तो ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण रूस। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को कौन नेतृत्व करता है? रूस करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका नेतृत्व करता है। रूस है, चीन है, इसके अलावा एक और देश का नाम है, छोटा सा देश है ये, क्यूबा है ना, क्यूबा। ठीक है, ये 3 देशों के नाम यहाँ भी दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों के बीच का रास्ता होता है। इसका परिभाषा आप लिखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि कुछ साधनों पर निजी व्यक्ति या व्यक्ति समूहों का अधिकार होता है। ठीक है, यानी कुछ चीजें, कुछ संसाधन सरकार के पास होता है और कुछ संसाधन पर जो है निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपना भारत है। ठीक है, यहाँ पर जो है सरकार का भी अधिकार है यहाँ की संसाधनों पर, और अंबानी अडानी इनका भी अधिकार है। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो है तो मुख्य रूप से यहाँ उदाहरण आपको क्या दिया है? भारत का उदाहरण दिया है। ठीक है, भारत का यहाँ उदाहरण दिया है। इसके अलावा आप नेपाल को इसका उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, भिखारी ठाकुर। ठीक है, पाकिस्तान भिखारी ठाकुर ही है ये तो। ठीक है, अब इसके अलावा और श्रीलंका का भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, बांग्लादेश का नाम दे सकते हो। हमारे आसपास पड़ोस में लगभग देश जो है चीन को छोड़ करके। ठीक है, ये सब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर संसाधनों पर अधिकार जो है, कुछ संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व है और कुछ पर निजी व्यक्ति और व्यक्ति समूहों का अधिकार है। ठीक है, तो प्रकार में पहला प्रकार तो हम लोग समझ लिए कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका है, उसके आधार पर, साधनों पर स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कि विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है, विकास की स्थिति के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, किसके आधार पर? विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है,
विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भी कितने प्रकार के दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कट गया तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा उतना, ठीक है। विकास की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसका विकास हो चुका है। दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, दूसरा कौन है? विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है, या अविकसित कह सकते हैं इसको, पिछड़ी अर्थव्यवस्था आप इसको कहते हो, ठीक है। तो विकसित में आपके पास उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, जापान, चीन, ये सब का, ठीक है। अमेरिका, जापान, चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इसको आप रख सकते हो विकसित में। और विकासशील देश में भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है, ये सब का नाम हो जाएगा। और पिछड़ी अर्थव्यवस्था में, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जो ऐसा देश जो जिसका विकास हुआ ही नहीं है, बहुत पीछे है, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं, ये बहुत ज़्यादा विकास इनके पास नहीं है। इनके पास इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, बहुत विकास के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं अब? जा कहाँ रहे हैं, रहना तो यही है। अब आगे टॉपिक बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है, उम्मीद भी नहीं है, भरोसा है, समझ में आ गया है, ठीक है। आगे हम लोग समझने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को समझने से पहले हम लोग इस टॉपिक पर जिक्र करेंगे, आर्थिक विकास, वृद्धि और आर्थिक प्रगति, फिर बाद में आर्थिक नियोजन समझते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? कि किसी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास कहलाता है। लेकिन ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया कम समय में नहीं हो जाता है, ये एक लंबी प्रोसेस होता है, लंबा प्रक्रिया होता है। इसीलिए इसका परिभाषा जो है थोड़ा संभल के लिखेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा आपको लिखना होगा, तो आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था किसी आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया है, परिवर्तन की एक लंबी या दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उस राष्ट्र या उस अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उस राष्ट्र के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ठीक है। ये हुआ इसका परिभाषा, एक परिभाषा हुआ। और भी कई सारी परिभाषा है, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि आर्थिक विकास जो है वो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध होता है। तो ये सब चीजें भी दी गई हैं आपकी किताब में, जो मुख्य बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, है ना, जो लिखने से चांस है ज्यादा मार्क्स मिलने का, वो चीज हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कई चीज आता है, जैसे यहाँ विकास शब्द है, वृद्धि शब्द है और प्रगति शब्द है। तो इनके प्रयोग को लेकर के कई लोगों ने जिक्र किया है, अलग अलग बातें एक ही हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने इसका जिक्र किया है। एक श्रीमती उर्सुला हिक्स हुई, है ना, उन्होंने कहा कि विकास शब्द का प्रयोग हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न देशों के लिए करते हैं, यानी विकसित देशों के पक्ष में किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न देशों के लिए करते हैं, और विकास शब्द का प्रयोग जो है जो विकासशील राष्ट्र है उसके लिए, ठीक है। विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए और वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए? विकसित देशों के लिए, ठीक है। और इसके बाद कई लोग, ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कई व्यक्तियों ने कहा है कि प्रगति शब्द को हम दोनों के लिए ही लिख सकते हैं, यानी देखा जाए तो आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ये बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग आर्थिक नियोजन समझते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन जो आर्थिक विकास के लिए, यानी एक लंबे समय में हमें अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय बढ़ानी है, तो इसके लिए कोई योजना बनानी होगी, और उसके लिए जो योजना हम लोग बनाते हैं
उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। मतलब आर्थिक नियोजन जो है इसका परिभाषा कौन देता है? योजना आयोग। आर्थिक नियोजन की परिभाषा किसने दिया है? योजना आयोग ने दिया है। इसने कहा कि आर्थिक नियोजन एक ऐसा योजना है जिस आर्थिक नियोजन का मतलब जो है किसी राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने की जो कार्यक्रम होता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, यानी एक तरह से नियोजन का शब्द का मतलब हुआ प्लानिंग। ठीक है, कि हमें हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं उसके अनुसार हमें आगे कोई काम करना है, तो उसके पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, उसी प्लानिंग के तहत ही आर्थिक नियोजन के कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने दिन भर के काम को जो है शेड्यूल करते हैं। उसी हिसाब से जो है यहाँ किसी राष्ट्र के विकास के लिए भी हम लोग जो है एक पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपने राष्ट्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक लंबी योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, योजना आयोग का गठन जो है ये आर्थिक नियोजन का परिभाषा कौन देता है? योजना आयोग। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो है ये हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका काम क्या है? तो जो भी संबंधित आर्थिक विकास से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और आर्थिक नियोजन करना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाना इसी का काम है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? यही बनाते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आर्थिक योजना आयोग के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, ये बात हुई। अब इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब अगर बात करें प्रधानतंत्री, ये कौन लिख रहा है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मतलब पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब उस समय 1950 में जो है बन गया था योजना आयोग। 1951 में पहला चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी वर्तमान में कौन है? अभी 2025 चल रहा है, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं। तो अभी इस आयोग का कौन है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है आपको एक बात ध्यान में रखना है कि योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। किसकी? नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? नीति आयोग की, NITI आयोग। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज बात किया है। ठीक है, अभी तक जो है एक बार हम जल्दी से रिवाइज करा देते हैं क्या कुछ पढ़े हैं। इसके बाद आज के लिए इतना ही रहने दिया जाएगा। फिर आगे जो भी टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी बाकी है इस चैप्टर में, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, इसमें हमने पहले बताया अर्थव्यवस्था की परिभाषा को, बताया कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली आजीविका अर्जन की प्रणाली को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें खनन जो है, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उद्योग, कल कारखाने, फैक्ट्री इसमें आता है। इसमें बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग, संचार, बीमा, यातायात इत्यादि तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
और इसके बाद जो है आपको हमने बताया कि ये सब तो पहले का ही बात है, प्रोफेसर ब्राउन ने जो परिभाषा बतलाया था आजीविका अर्जन की प्रणाली है वो सब चीज, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझे हम लोग कि इसका प्रकार 3 प्रकार का होता है, संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, आप याद कर लेंगे। विकास की स्थिति के आधार पर जो है 3 प्रकार का विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील और पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। पंचवर्षीय योजना बनाने का काम ये करता है। पदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को इसको भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब इसमें एक और बात पूछता है कि पंचवर्षीय योजना जो है, पहला पंचवर्षीय योजना, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ठीक है। तो 1951 से 1956 तक। इसी तरीके से आपके बुक में कुछ लिस्ट दिया हुआ है पंचवर्षीय योजनाओं का और उसके कार्यकाल का, आप उसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी ऑब्जेक्टिव्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित वीडियोस आपको मिलता रहे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को एक अच्छा कंटेंट जो है मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी दिन हम लोग पढ़ते रहेंगे। इसका रूटीन हम आपको बता देंगे, ठीक है। किसी दिन रूटीन जल्द ही आपको अपडेट कर देते हैं, फिर आगे रूटीन के हिसाब से काम चलता रहेगा। थैंक यू। कितना देर का हो गया? स्क्रीन लॉक हो रहा है।